नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे तो आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, उसके लिए 1.5 साल रह गए हैं, लेकिन उसके लिए अभी से बड़ी तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं, काफ़ी जोड़ तोड़ हो रही है और इसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टियां, कुछ व्यक्ति अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयास में लगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक दिलचस्प बात करूंगा, एक वजह बताऊंगा, एक जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में आपसे मैं जिक्र करूंगा। आप सब जानते हैं AIMIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो जो हैदराबाद में ही अब तक कुछ सालों तक जो है केंद्रित थी, अब वो अखिल भारतीय बनने जा रही है। वो अपना क्षेत्र फैला रही है, अपने पांव बाहर फैला रही है और उसकी वजह से जितने भी फर्जी सेकुलर हैं वे सब उन सब के कपड़े उतर रहे हैं, उनके अंदर कंपकपी छूट रही है। ओवैसी का तो मानना ये है कि ये सब जो मुस्लिम वोट के जो ठेकेदार हैं ये सब जो है फर्जी है, ये कुछ नहीं करते हैं, इन्होंने वोट बैंक बना के रखा है। और ये सच भी है, ये सच भी है कि मुस्लिम वोट बैंक आज की तारीख में जो है एक वोट बैंक के रूप में है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है। तो ओवैसी का कहना है कि बजाय आप इन सब फर्जियों के, जो असली मुस्लिम है जो आपके लिए लड़ेगा वो मैं हूं और मेरे साथ जो है आप लोग खड़े हो जाइए, ये ओवैसी का मानना है। और इससे जो है ये जो फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं इनमें तहलका मचा हुआ है। ये इनको AIMIM को जो है एक वोट कटवा पार्टी मानते हैं या बीजेपी की बी टीम मानते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो भी एक पार्टी है, उसको भी भारत के संविधान में जो है हक है लड़ने का। हर वो पूरे देश में कहीं से भी लड़ सकता है। इससे अगर आपको नुकसान होता है तो ये कमी ओवैसी की नहीं है या मुस्लिम समाज की नहीं है, बल्कि ये फर्जी जो पार्टियां, ये जो सेकुलर पार्टियां फर्जी सेकुलर के नाम पे जो चल रही हैं, ये बेनकाब होती जा रही है। क्योंकि इनमें से सब ने जो है मुस्लिम वोट बैंक को एक गारंटी के रूप में ले लिया कि ये तो हमें देंगे बीजेपी के खिलाफ। हालांकि ट्रेंड भी यही रहा है कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी बीजेपी के प्रति सशक्त के खिलाफ मजबूत है तो मुस्लिम समुदाय उसको ही वोट देता है। शायद गुजरात में जो है कुछ ये स्थिति नहीं होगी, कुछ कम लोग होंगे, लेकिन बाकी पूरे देश में ये पार्टी है। अब थोड़ा इस पार्टी के बारे में बता दूं मैं। ये आज़ादी से पहले भारत के अंदर एक सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र की वकालत करती थी और जो कासिम, अंतिम जो इसका नेता जो था कासिम, जो रजाकार था, जिसने हजारों हिंदुओं को कत्ल करवाया और सिस्टमेटिक रूप से कराया, जो नवाब की मदद से जो है, जो रजाकार इन्होंने फौज बनाई, सेना बनाई, हथियार लेकर के इन्होंने हिंदुओं को काटा। तो ये उनका अंतिम अध्यक्ष था। कुछ साल तक भारत में जब सरेंडर कर दिया रजाकारों ने, जब नवाब ने सरेंडर कर दिया, नवाब हैदराबाद ने, तो उसके बाद इसको जेल में रखा गया। फिर 1957 में इसको जेल से छोड़ दिया और इस शर्त पर कि वो यहाँ से, भारत से निकल जाए। फिर उसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल असाइलम ले लिया वहाँ और ये वहीं बस गया। उसके बाद ये जो है इसके नेतृत्व जो है औरों से गुजरते गुजरते ओवैसी के पिताजी के पास आया। 84 से लेकर 2000 कुछ तक जो है लगातार ये अपनी मृत्यु तक हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे। तो यानी जो ओल्ड हैदराबाद है वो ये इस पार्टी का गढ़ रहा है। तो ये जो है मेनली हैदराबाद बेस्ड पार्टी है और मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी है। अब क्योंकि उसके बाद जो ओवैसी हैं, और हाँ, इस बारे में एक और जिक्र कर दूं,
कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इनके जो छोटे भाई हैं, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ हिंदुओं का हिसाब किताब कर लेंगे। और मज़ेदार बात क्या है कि हेट स्पीच कहने वाली, जो हेट स्पीच पर जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, इस पर लगाम लगाया जाए, उन्होंने उसको बेदाग बरी कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको कोई सज़ा नहीं दी। तो ये तो खैर हमारा सुप्रीम कोर्ट का ही चरित्र है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कभी एक बार जिक्र करेंगे कि ये सचमुच न्यायालय है या किसी विचारधारा को लेकर के चलने वाला कॉलेजियम है। कॉलेजियम माने जो अपने लोगों को भर्ती करता है। और निश्चित रूप से अगर एक विचारधारा कहीं से अगर चल रही है तो कॉलेजियम के होते ये विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होगी। खैर, विषय से न भटका जाए। और इसी AIMIM का जो है नेता वारिस पठान, वो भी इस तरह की भाषाएं बोलता है महाराष्ट्र में जो है। तो खैर, ओवैसी के ओजस्वी और तीखे तेवरों से जो है ये पार्टी का विस्तार हो रहा है। महाराष्ट्र हैदराबाद से निकल करके महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यहाँ भी इनका, अगर पूरे देश में हैदराबाद के अलावा कोई अगर MP है तो महाराष्ट्र में है, जलील करके कोई है औरंगाबाद में। और महाराष्ट्र में जो मुस्लिम बहुल या जहाँ ज़्यादा मुस्लिम समुदाय है वहाँ इनकी पैठ कॉरपोरेट लेवल पर है। विधायक भी इनके चुने गए हैं। औरंगाबाद में तो इनके करीबन 25 कॉरपोरेटर हैं। इसके अलावा फिर अगर इनका कोई प्रभाव है तो ये है बिहार में ये पाँच तक इनके विधायक रहे हैं। अभी रिसेंटली इनके 5 विधायक थे। हालांकि बाद में लालू यादव के पार्टी में इनमें से 5 में से 4 चले गए, लेकिन लगातार ये एक फोर्स बनी रही। ऐसे ही यूपी में भी जो है इनका प्रभाव है, गुजरात में भी पैर पसार रहे हैं। तो लगभग जहाँ जहाँ घनी आबादी है मुस्लिमों की, जो कंसंट्रेटेड आबादी है, वहाँ ये अपना प्रभाव दिखा रही है और ये चुनाव लड़ रही है। इससे जो है क्या हो रहा है कि जो फर्जी सेकुलर थे इनके अंदर खलबली मच गई। क्योंकि अगर एक फर्जी मुस्लिमों के हितैषी के बजाय अगर एक मुस्लिम नेता ही अगर उभर जाएगा तो इनका सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। क्योंकि हर कोई पार्टी जो क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस ही सही, कांग्रेस को तो अब लगभग डिजल्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो थोके भाव ये लेती हैं, मुस्लिमों को वोट लेती हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है उनको डरा करके अदरवाइज बीजेपी आएगी, तो अब उनके लिए विकल्प मिल गया। और अब मुस्लिम भी इस बात की बड़ी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी अगर हमने ओवैसी को वोट दे दिया। और यह प्रवृत्ति धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये मैं हर जगह देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ वोट जो है मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में तो खैर है ही है, गुजरात में भी मिलेंगे और भी कई जगह इनका फैलाव हो रहा है। तो जो मुस्लिम जो वोट बैंक था वो टूटने लग गया। उसके टूटने से क्या हो रहा है कि जिस पर इन सेकुलर पार्टीज का दावा था वो कमज़ोर होता जा रहा है। उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि 2024 में सब ये बात कर रहे हैं कि हम मोदी खिलाफ सारा विपक्ष एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये फचर क्यों पड़ा हुआ है। एक फचर और है ऐसे ही, कांग्रेस का बिल्कुल समापन हो रहा है, जगह जगह से कांग्रेस हार रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस को शक्ति है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू करी। ऐसे ही एक व्यक्ति और है केजरीवाल, वो भी जो है हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादातर अभी तक जो हो रहा है वो कांग्रेस की कीमत पर वो पनप रहे हैं। तो जो परिदृश्य ये बन रहा है, वो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तो चैप्टर क्लोज हो गया। आप समझिए नीतीश अब न घर के रहे न घाट के रहे, कहीं गिन रहे। ममता बनर्जी भी अभी तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थी, लेकिन जैसे उसने बाहर उन्होंने पांव पसारने शुरू किए और जिस तरह से
उनको लगातार हार मिली बंगाल से बाहर, तो वो अपने लिमिट को समझ गए कि मेरी सीमाएं क्या है। लेकिन अगर कोई अपने को समझ रहा है इस समय तो वो है कांग्रेस, MIM और आप। तो ये तीनों जो है दावेदार है। दावेदार माने प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन एक शक्ति के रूप में दावेदार हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज जो चल रही है, जो इनकी कवायद चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि क्योंकि जैसे कुछ धड़ा जो है केजरीवाल को अपने विपक्ष की यूनिटी में साथ नहीं ला रहा, तो केजरीवाल दिखा रहा है कि मेरी हैसियत है। ऐसे ही क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अब कांग्रेस जो है एक वैसा दल हो गया है, अस्पृश्य दल हो गया है, कोई उस साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। यूपी में भी उन्होंने मात खाई, बिहार में भी उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो ये स्थिति बनती जा रही है। वैसे ही ओवैसी की भी स्थिति यही है, सब उनसे परहेज करते हैं, लेकिन वो इनको डैमेज करके विपक्षी एकता वालों को, जितने भी नेता हैं, उनको ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें हर हालत में मुझे अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा और मुझे शेयर देना पड़ेगा। तो ये सारी लड़ाई 2024 के में शेयर के लिए हो रही है, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या ओवैसी हो। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें डैमेज करेंगे। तो इन तीनों का एक ही वो है कि हमें भी समझो, अगर यूनिटी की बात करनी है तो हमें भी शेयर दो और बड़ा शेयर दो, हमारी हैसियत से बड़ा शेयर दो। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें होने वाली है और अभी 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ होगा। हालांकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जब इनके परिणाम आएंगे, इससे थोड़ा सा परिस्थितियों में और स्पष्टता दिखेगी कि गुजरात में और हिमाचल में केजरीवाल क्या करते हैं और कांग्रेस किस स्थिति में रहती है। अगर कांग्रेस अपनी स्थिति को बनाए रखती है या थोड़ा बहुत ही लॉस अगर होता है तो कांग्रेस थोड़ा जिंदा रह सकती है। और अगर उसके वोट बैंक में इन्होंने डेंट मार दिया अगर आम आदमी पार्टी ने, तो इसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये आगे की लड़ाइयाँ आप देखिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओवैसी फैक्टर, केजरीवाल फैक्टर और राहुल गांधी फैक्टर। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा का जनमानस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वोटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जहां पर थे वहीं के वहीं पर है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।